नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2017 प्रश्न पत्र के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर यूपी टेट के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी आयत चित्र में आयत की जो ऊंचाई होती है वो क्या दर्शाती है। आप अपने स्क्रीन पर एक आयत चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का नंबर 0 से 10 के बीच में आया, किसी का नंबर 10 से 20 के बीच में आया, किसी का नंबर 20 से 30 के बीच में आया, किसी का नंबर 30 से 40 के बीच में आया। तो ये सब क्या है? ये सब वर्ग अंतराल है और इसके अंतराल में कितने बच्चों का नंबर आया इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जो आयत चित्र है, इसमें जो ऊंचाई होती है, ये जो हाइट है, वो क्या प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो वर्ग अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। और ये क्या प्रदर्शित करता है, वो आवृत्ति को प्रदर्शित करता है कि कितने बच्चे, यानी कितने बच्चे जो है वो इतना नंबर पाए हैं इस रेंज से इस रेंज के बीच में। तो ये हाइट क्या दिखा रहा है, वो उसकी आवृत्ति दिखा रहा है, बारंबारता दिखा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या दिखाता है, आवृत्ति को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस वर्ग की बारंबारता को। जैसे कि हमने देखा कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे नंबर पाए हुए हैं, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर अगला वर्ग अंतराल 10 हो जाएगा और ये 1 2 3 4 और ये 5। तो 0 से 5 इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि ये जो है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोल दीजिए या फिर बारंबारता बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या पूछा गया है, रचनात्मक कक्षा की बात की गई है, यानी कि एक क्रिएटिव क्लास की बात की गई है जिसमें बच्चा खुद से करके सीखेगा। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, नहीं करना चाहिए, यानी प्रश्न जो है वो निगेटिव सेंस में है और निगेटिव वाला विकल्प ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा गया है विद्यार्थियों को गणितीय साधनों में अपने अर्थ बनाने देना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है ना। रचनात्मक कक्षा क्या होता है, हम बच्चों को फ्री छोड़ दें, वो खुद से करके सीखे। जब यहाँ पर बच्चा अपना अर्थ खुद से बना रहा है, यानी कि वो खुद से करके सीख रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और हमें विकल्प कौन सा चुनना है, निगेटिव वाला। तो ये पक्का हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त है। हल खोजने में बच्चा खुद से एक्टिव है, खुद से उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, यानी खुद से करके सीख रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। और हमें निगेटिव वाला विकल्प चुनना है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित कर देना। अपनी नीतियां कब वो विकसित कर पाएगा, जब उसके बारे में वो खुद से करके सीखेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा, मान लीजिए यहाँ पर एक दीपक जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है। अब छोटे बच्चे को आप मना करेंगे कि ये आपके हाथ को जला सकता है, वो नहीं मानेगा जब तक वो खुद से करके नहीं देखेगा। मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, वो जाएगा यहाँ पर हाथ लगाएगा, उसका हाथ जल जाएगा, तब वो समझेगा कि हाँ इससे हाथ जल सकता है। इसी को बोलते हैं करके सीखना, यानी कि बच्चे को आप जितना भी बोलेंगे वो नहीं समझेगा जब तक कि खुद से करके ना सीखे। और उसके बाद से जब उसका हाथ जल जाएगा तो वो अपना एक माइंडसेट बना लेगा कि इस तरीके की चीज़ें हमारी हाथ जला सकती हैं। वहीं बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना। अपनी नीतियाँ कब विकसित कर पाएगा, जब वो खुद से करके सीखेगा। ये भी पॉजिटिव हो गया। और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा सही जवाब है। इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है। देखिए कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। अब देखिए रटना, याद करना, ये सारे विकल्प जो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है, यानी निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। रचनात्मक कक्षा में बच्चे को करके सीखने का मौका दिया जाता है, ना कि रटने पर फोकस किया जाता है। ये निगेटिव था और निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोला गया है 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो दोनों कोण क्या होंगे। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 अंश के बराबर हो गया तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोण x है, दूसरा कोण y है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अब हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का योग
40 अंश दिया गया है, तो दोनों कोण क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं उसी से हम लोग उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 25 आ रहा है, जबकि प्रश्न में कितना बोला गया, दोनों का अंतर 90 होना चाहिए। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, हमें सोचना ही नहीं है। इसका अंतर 40 है, इसका अंतर 40 है और इसका अंतर 40 है, तो ये विकल्प तो हमारा पहले ही कट हो गया। अब इन तीनों में से कौन सा सही हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि कोटि पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 अंश होता है। पहला कोण अगर 70 है, दूसरा कोण 30 है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 100 हो गया, जो कि 90 से अधिक हो गया। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। ये और ये कोण दोनों का योग अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जबकि कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा। देखिए 25 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, जो कि हमसे प्रश्न में बोला गया है 40। तो यही बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0 हाथ में 1 2 1 3 3 और 6 9, देखिए 90 अंश आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो सीधे हम लोग भाग दे देते हैं। 12 से किस में भाग देना है, देखिए 12 10 12 में। तो सिंपली पहले एक बार में जाएगा, यहाँ पर 12 हम लोग लिख लेते हैं, ये दोनों कट जाएगा, मतलब घटाने पर कट जाएगा। अब यहाँ से एक अंक उतारते हैं, नहीं जाएगा, एक और अंक उतारते हैं। अब यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा, अभी भी ये भाग नहीं जाएगा, तो हमें एक और उतारना पड़ेगा, फिर उसके बाद से एक और 0 हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 12 7 84 होता है, 12 8 96 होता है, तो 8 बार में ये जाएगा और कितना हो जाएगा 96। अब 96 और 400 और एक और है 101, यानी कि 5 यहाँ पर शेष बच जाएगा, और ऊपर से फिर 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 48। तो 52 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, शेष 4 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इस विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है, तो पॉजिटिव वाला विकल्प ही हमारा सही जवाब होगा, और अगर 2-3 विकल्प पॉजिटिव मिल जाता है तो ऐसा विकल्प जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, मतलब कि एक बालक है जो कि कॉन्सेप्ट टीचर के द्वारा समझाया गया और वो कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाया। अब नहीं समझ पाया तो झट सी बात है, उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए शिक्षक से। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा एक तो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, ऊपर से वो प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है। तो यही कहा गया है कि विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, अगर वो नहीं समझ पा रहा है और फिर भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो इस चीज़ को हमें आंकना चाहिए एज ए टीचर, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव तो है। ठीक है, क्योंकि एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझा पाएँ, और अगर वो नहीं समझ पाया और प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके डाउट को क्लियर करें। तो कुछ हद तक ये विकल्प जो है वो पॉजिटिव है। अगला विकल्प देखते हैं, शिक्षक को सुनने की क्षमता। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी बालक जो है निश्चित तौर पर अपने से करके सीखेगा, लेकिन क्या वो बिल्कुल उसको छोड़ ही दिया जाए, नहीं। इंस्ट्रक्शन देना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि कंट्रोल्ड वे में उसको खुद से करके सीखने का मौका मिले, वो कब पॉसिबल होगा, जब वो शिक्षक को सुनेगा। यानी कि बच्चे में शिक्षक की सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये भी कुछ हद तक पॉजिटिव है। अगला विकल्प देखिए, बिना समझे रटने की क्षमता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रटना, याद करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। ठीक है, ये निगेटिव होती हैं, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। अब हमारे पास एक विकल्प बचा, गणितीय संप्रेषण। गणितीय संप्रेषण का मतलब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। अब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं, मतलब कि एज ए टीचर मैं बोलूं कि मान लीजिए आपके पास टोटल 5 टॉफ़ी है, उसमें से 3 टॉफ़ी आपने खा लिया, तो अब आपके पास कितनी टॉफ़ी बची। तो अगर आप इसको सुन करके इसका जवाब दे पा रहे हैं कि मेरे पास 2 टॉफ़ी बची है, इसका मतलब कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन आप समझ पा रहे हैं। और इसी तरीके से मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम बच्चों की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चा हमें सुन रहा है या नहीं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास 5 टॉफ़ी है, उसमें से 3 टॉफ़ी आपने खा ली, तो आपके पास कितना टॉफ़ी बचा। अब ये बच्चा कैसे जवाब देगा कि 2 टॉफ़ी बचा, जब बच्चा शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। यानी कि गणितीय संप्रेषण में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि शिक्षक को सुनने की क्षमता
शिक्षक को सुनने की क्षमता बच्चे में होना चाहिए। ये ऑलरेडी गणितीय संप्रेषण में इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि बच्चा जवाब कब दे पाएगा, कम्युनिकेट कब कर पाएगा मैथमेटिकली, जब वो टीचर को सही ढंग से सुनेगा। क्योंकि जवाब वो कैसे दिया कि 2 टॉफी मेरे पास बचा, जब टीचर को उसने सुना कि पहले आपके पास 5 टॉफी था, 3 टॉफी आपने खा लिया, अब आपके पास 2 टॉफी बचा, जब वो कम्युनिकेट कर रहा था, जब वो सुनेगा तभी तो उससे बच्चा इंटरेक्ट कर पाएगा, यानी गणितीय संप्रेषण कर पाएगा। यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए ये विकल्प अब थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है पहले वाले में, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा नहीं हो सकता। एक बार चौथे विकल्प पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चे से यह पूछा गया कि 5 टॉफी आपके पास थी, 3 आपने खा ली, तो कितनी टॉफी बची? 2 टॉफी बची। अब बच्चा अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कॉन्सेप्ट को समझा भी नहीं है और टीचर से प्रश्न पूछ भी नहीं रहा है। यानी कि ये भी ऑलरेडी इस पहले वाले विकल्प में इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर मैथमेटिकली वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है टीचर से, इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है और टीचर से प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए चौथा विकल्प भी अब हल्का हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वाले विकल्प में यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गणितीय संप्रेषण यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी विद्यार्थी में आंकने के लिए, क्योंकि गणितीय संप्रेषण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि क्या वो टीचर को सही से सुन रहा है या नहीं, साथ ही साथ वो समझ रहा है या नहीं, नहीं समझ रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम गणितीय संप्रेषण के माध्यम से जांच सकते हैं। इसलिए ये दोनों विकल्प अब हल्के हो गए और ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा वेटेज वाला विकल्प है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक श्रृंखला है, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। तो ये श्रृंखला में जो सबसे बड़ी संख्या है ये वाली क्या कहा जा रहा है? अधिकतम, और जो सबसे छोटी संख्या है ये वाली न्यूनतम के बीच के अंतर को, यानी 30 में से 2 को घटा देंगे तो जो मान आएगा 28, इसको क्या कहा जाएगा? यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रेंज, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और हिंदी में इसी को बोलते हैं परिसर। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसी कोई संख्या जो कि केवल स्वयं से विभाजित होती है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इन चारों विकल्पों में देखेंगे तो चारों जो हैं वो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या बोला गया? सबसे छोटी। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 में 2 दिया गया है, वो सबसे छोटी है। लेकिन अगर यही प्रश्न में पूछा जाता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वहां पर आपका जवाब बदल जाता, ऑप्शन नंबर 2 सही होता। लेकिन यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? हमें संख्या नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो क्या कहा जा रहा है? संख्या का 3/4, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो संख्या का 3/4, फिर बोला गया है का 2/3, यानी फिर से गुणा करके 2/3, और ये किसके बराबर दिया गया? 24 के बराबर। तो इसको बराबर करके मैं 24 लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 तिया 6, 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। और ये देखिए 4 तिया 12, 12 चौक 48, यानी x का मान कितना आ गया? 48 आ गया। यानी वो संख्या कितनी है? वो संख्या 48 है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या का 1/4 क्या होगा? तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई उसका सीधे का दिया गया है, इसलिए गुणा करना होगा। तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया और 1/4, 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि संख्या का 1/4 क्या होगा? 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, देखिए 7 + 2 √10 का वर्गमूल होगा। अगर इस प्रश्न को आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? √4 कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास विकल्प पहले से मौजूद है, जैसे कि पहला विकल्प दिया गया है 1, दूसरा विकल्प दिया गया है 2, तीसरा विकल्प दिया गया है 3 और चौथा विकल्प दिया गया है 4। तो अगर आपके पास विकल्प दिए गए हैं और इनका एक एक करके अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, यानी वर्ग कर दें, और वो अगर 4 के बराबर आ जाए, तो वही वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो एक एक करके स्क्वायर करेंगे तो इसका 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा और इसका 16 होगा। तो 4 किसके बराबर आ रहा है?
इसका वर्ग करने पर, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास चारों विकल्प अवेलेबल हैं इन सबका अगर स्क्वायर कर दें और जिस भी स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर आ जाए, यानी जिस भी विकल्प के वर्ग का वैल्यू इसके बराबर आ जाए, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है और इसका होल स्क्वायर हम लोग को करना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 6 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab, 2 ए का मान √6 और बी का मान 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 √6। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, नहीं है, यानी कि ये वाला जवाब हमारा नहीं हो सकता। अगला वैल्यू देखिए, ये ए है, ये बी है। ए स्क्वायर यानी कि 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab, 2 ए का मान √3 और बी का मान 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा और √3। क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, नहीं है, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगला विकल्प देखिए, ये वाला वैल्यू दिया गया, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो पहले ए स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा और ये हो जाएगा 5 प्लस 2ab, 2 ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू √5, तो 4 और प्लस 5 मिलकर के 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 7 दिया गया, यानी ये भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा और आंख बंद करके यहीं हमें उत्तर लगाना भी होगा, हमारी मजबूरी है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसका होल वर्ग करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर तो 2 आएगा, बी स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर बराबर 5 आएगा, प्लस 2ab, 2 √2 मल्टीप्लाइड बाई बी का वैल्यू 5। तो ये देखिए 2 प्लस 5 मिलकर के 7 हो जाएगा, प्लस ये 2 और √10, यही वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है प्रश्न में, ये वाला देखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 R.A. फिशर को। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो x का 60% हमें निकालना है, तो का मतलब गुणा और 60% का मतलब 60/100 हो जाएगा। फिर से कहा गया है तो का मतलब गुणा और 3/5वां भाग, और किसके बराबर बोला गया है, 36 के बराबर, तो इसके बराबर 36 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इससे अगर हम लोग इसको काटें तो ये कितने बार में जाएगा, 12 3 36 और 12 से इसको काट दें तो 12 25 60। ठीक है, 5 से ये 5 कट जाएगा और x का वैल्यू ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो वह संख्या कितनी हो गई, वह संख्या 100 हो जाएगी। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास पता चल गया कि वो संख्या 100 है, तो 100 का 60% कितना आ जाएगा, सीधे 60 का 3/5 यानी कि 3/5 ये 12 बार में जाएगा और 12 3 36 जो कि 36 के बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 100 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाई है, पाई क्या चीज़ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पूर्णांक तो हो नहीं सकता। पूर्णांक किसे बोलते हैं, 1 2 3, यानी एक ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, तो पूर्णांक तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 4 गलत जवाब है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो कि स्वयं की अंक से ही केवल विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भी इसका जवाब नहीं है। अब हमारे पास 2 विकल्प बचा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 22/7 हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये p हो गया, ये q हो गया, तो क्या इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। पाई का जो वैल्यू हम लोग बचपन से 22/7 पढ़ते आ रहे हैं, ये लगभग होता है, एग्जैक्ट पाई का जो वैल्यू होता है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 3.14159263535, इसके बाद 8 9 7 9 3, और इसके बाद ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी और कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं होती है, यानी कि इसको p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। अब जब लिखा नहीं जा सकता तो ये 22/7 कैसे आया, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जैसे मान लेते हैं कि एक वृत्त है, अगर इसका व्यास 7 सेंटीमीटर रखा जाए तो इसका जो परिधि होगा वो 22 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी अगर किसी वृत्त का व्यास 7 यूनिट के बराबर है तो इसका परिधि 22 यूनिट के बराबर होगा, और यहीं से पाई की वैल्यू निकल करके आती है 22/7। ठीक है, ये लगभग बराबर होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है इतना होता है। लेकिन पाई की हम लोग वैल्यू बचपन से कितना पढ़ते आ रहे हैं,
159। बस हम लोग इतना पढ़ते आ रहे हैं, यानी इतने वैल्यू को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जबकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो लगभग ये इसके बराबर आएगा, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कभी रिपीट नहीं होती है और इस तरीके से अनंत तक चलती चली जाती है। यानी कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जब नहीं लिखा जा सकता तो 22/7 हम लोग क्यों पढ़ते आ रहे हैं? इसलिए पढ़ते आ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी रहे। अगर ये वैल्यू को लेकर के आपको कैलकुलेट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से इसके लगभग उसके आसपास का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं। यानी कि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जब P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूछा गया है यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 है तो इतने का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, इसके बराबर हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर इसके बराबर 1 मान लेते हैं तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो A का वैल्यू हमारे पास आ गया 3, B का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और C का वैल्यू हमारे पास आ गया 7। अब सब में देखिए इस वाले में A B C का वैल्यू रख देते हैं। तो A यानी कि 3 प्लस B यानी कि 4 प्लस C यानी कि 7 डिवाइडेड बाई C यानी कि 7। तो देखिए 4 और 3 7 7 14, 14/7 इससे काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर 4 संख्याओं का गुणा दिया गया है और कहा जा रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या में जो हम लोग बाएं से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मैं संख्या लिख रहा हूँ 9253, तो जो दाहिने से पहला वाला जो अंक होगा, दाहिने से माफ़ कीजिएगा मैंने बाएं बोल दिया था, जो दाहिने से पहला वाला अंक होता है वो इकाई होता है। उसके बाद से दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और इस तरीके से संख्या चलती रहती हैं। तो किसी भी संख्या में जो दाहिने का पहला अंक होता है वही इकाई होता है। अब ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये वाला पहला वाला अंक क्या होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें क्या करना है कि केवल इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 छक 48 आता है, 48। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया? 8 आ गया। अब इस 8 को फिर से इसके इकाई अंक में गुणा करते हैं तो 8 9 72 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 को इस 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? कहा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं 2 संख्याएं क्रमशः x और y हैं तो x गुणे y यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, यानी 12 गुणे 72 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए अब हमें क्या दिया गया है? दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया, यानी कि x प्लस y बराबर 60 दिया गया है। अगर y की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा? x माइनस y की जो वैल्यू होगी वो x को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस x हो जाएगा। तो x की जगह पर x रखने देते हैं और y की जगह पर क्या लिख देते हैं? 60 माइनस x बराबर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? देखिए 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, ठीक है 864 आ गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 864, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 864 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना होगा जिसका जोड़ करने पर 60 हमें मिले और गुणा करने पर आपस में 864 मिले। तो वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी 24 और 36। तो माइनस करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 24x माइनस 36x प्लस 864, ठीक है बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 24 और यहाँ से माइनस 36 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 24 बराबर 0। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? x माइनस 24 ये और x माइनस 36 तो बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब इसको 0 मानेंगे तो x का मान क्या आएगा? 24 आएगा और जब इसको 0 मानेंगे तो x का मान क्या आएगा? 36 आएगा। यानी पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 36 होगी, ठीक है। अब दिए गए विकल्प में देखिए हमारे पास
24 का विकल्प दिया गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, इनमें से एक संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 24 हमें मिल गई और दूसरी संख्या 36 मिल गई। तो इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर विकल्प के रूप में दिया रहता तो वो हमारा सही होता। तो 24 हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। एक टीचर है, उसने ये ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि इसका मान बताइए, ज्ञात करिए इसकी वैल्यू कितना होगी। ठीक है, तो एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में 29 की जगह पर 27 लिख दिया, 27 × 4 लिख दिया और नीचे दर्शाए गए नियम के अनुसार उसने इस प्रश्न को सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, 27 × 4 उसने लिख लिया था, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका वैल्यू उसने बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है। देखिए 4 × 7 = 28 का 8 हाथ में 2, तो ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और 4 × 2 = 8 और 2 = 10, यानी कि गलत उसने उतार लिया। 29 की जगह पर उसने 27 लिख दिया, लेकिन गुणनफल उसने बिल्कुल सही किया है। यानी कि जो चीज़ें एज ए टीचर हम उसको सिखाना चाहते हैं, बच्चे को ये विधि जो सिखाना चाहते हैं, उस विधि के माध्यम से उसने बिल्कुल सही विधि अपनाते हुए सही गुणनफल उसने निकाला हुआ है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, चूँकि उसने प्रोसेस तो सही किया, उत्तर भी सही निकाला, लेकिन प्रश्न ही गलत उसने उतार दिया था, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, वहीं हमसे पूछा जा रहा है। देखिए शिक्षक द्वारा पहला विकल्प ये दिया गया है कि विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए। देखिए हम बच्चे को गुणनफल के प्रोसेस को सिखा रहे हैं, गुणा उसने बिल्कुल सही किया है, अंक गलत उतारने की वजह से उसका जो मान है वो बदल गया होगा, लेकिन जो प्रोसेस बच्चे को सीखना चाहिए वो प्रोसेस बच्चा बिल्कुल सही किया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे को 0 अंक नहीं दे सकते। क्यों नहीं 0 अंक दे सकते, क्योंकि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं गुणा करने की विधि। गुणा बच्चे ने बिल्कुल सही सीखा है, बस अंक गलत उतारने की वजह से उसका जवाब बदल गया है। ठीक है, तो हम बच्चे को उस अंक के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि बच्चे को गुणा करने की विधि के बारे में बता रहे हैं, और बच्चा गुणा करने की विधि बिल्कुल सही अपनाया है और बिल्कुल सही उसने उत्तर निकाला हुआ है। इसलिए हम उसको 0 अंक देकर के डीमोटिवेट नहीं कर सकते। हम विधि समझा रहे हैं, ना कि अंकों के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, विधि समझा रहे हैं और विधि उसने बिल्कुल सही बताया है, तो यहाँ पर उसको 0 अंक देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। अगला विकल्प दिया गया है, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कह करके 0 अंक देंगे। देखिए बच्चे को अंक देने हमारा इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है एज ए टीचर। हम बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं कि वो गुणा करने की विधि समझ जाए। अब गुणा करने की विधि वो बिल्कुल सही निकाला हुआ है, बस अंक गलत उतारने की वजह से उसका उत्तर मतलब कि गलत आया हुआ है, मतलब कि एग्जैक्ट जो उत्तर आना चाहिए था वो नहीं आया हुआ है, लेकिन विधि उसने बिल्कुल सही अपनाई हुई है, केवल गलत अंक उतारने की वजह से उसका उत्तर गलत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 अंक देने की जब भी बात आएगी तो हम उसके लिए, उस बच्चे के लिए ये विकल्प निगेटिव हो जाता है, क्योंकि इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देना चाहिए। फिर से मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बच्चे को विधि समझाना चाहते हैं, अंक के बारे में हम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चूंकि बच्चे ने विधि सही अपनाई है, इसलिए हम उसका नंबर नहीं काटेंगे, तो ये भी बच्चे के लिए डीमोटिवेट हो जाएगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। यह विकल्प बिल्कुल सही है। अब एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हो सकता है बच्चा क्लास में बिल्कुल पीछे बैठा हो और उसकी नज़र कमज़ोर हो, इसकी वजह से 29 को उसने 27 समझ लिया हो, या फिर कुछ अन्य चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो 7 और 9 में डिफरेंस ना समझ पा रहा हो। तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बच्चे ने अंक को गलत क्यों उतारा, लेकिन प्रोसेस चूंकि उसने सही अपनाया था, गुणा करने की विधि उसने सही अपनाया था, इस वजह से हम उसका नंबर नहीं काटेंगे, उसको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने अंक को गलत क्यों उतारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताइए। प्रतिशत में हमसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कोई भी वस्तु को बेचने पर हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये कैसे तय होता है? जितने में हमने खरीदा, अगर उससे ज़्यादा में हमने बेचा तो हमें प्रॉफिट होता है, और जितने में हमने खरीदा उससे कम में अगर हमने वस्तु को बेच दिया तो हमें हानि होता है। ठीक है, अब लाभ या फिर हानि जो होगा वो किस रेट पर हम लोग निकालेंगे? जितने में हमने खरीदा है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वहीं हमारा बेस प्राइस होता है, और उसी के आधार पर हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस को निकाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो विक्रय मूल्य यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस है, अगर इसको मैं x मान लूँ
तो इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्या कहा जा रहा है, विक्रय मूल्य का 3/2। विक्रय मूल्य x है तो इसका 3/2 इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, हमने कहा कि जितने में हमने बेचा उसको पहले माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो अगर वो पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट होगा और अगर निगेटिव में आया तो लॉस होगा, ठीक है। और प्रतिशत में चूंकि हमसे पूछा गया तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसके बेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 2 LCM लेंगे तो ये 2x हो जाएगा माइनस 3x, यानी कि -x/2 और ये बटे 3/2 ये ऑलरेडी है 3/2x। x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 100 यहाँ पर पहले से है, यानी कि क्या आ गया -1/3 गुणे 100। 3 से इसको काट देंगे तो 33.33 आएगा, 33.33। या फिर इसी को अगर भिन्न रूप में लिखना चाहें तो 33 सही 1/3% आएगा। और ये निगेटिव पहले से आ रहा है, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, हानि हो गया। और अगर ये पॉजिटिव में आता यानी कि लाभ होता, यानी कि 33 सही 1/3% का उसको हानि होगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है किसी कमरे की चारों दीवालों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कमरा किस तरीके से होता है, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरीके से कमरा होता है, देखिए ये वाला पार्ट जो हो गया वो कमरे का छत हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया वो कमरे का फर्श हो गया और बाकी 4 दीवारें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो हमें क्या दिया गया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया गया। अब चारों दीवारों में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, देखिए अगर ये कमरे की लंबाई अगर हम लोग माने L और ये कमरे की चौड़ाई अगर हम लोग माने B और ये वाली कमरे की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी यानी h हो जाएगी। तो चारों दीवारों में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पहला दीवार हमारा ये वाला होगा यानी कि ऊंचाई, और ये वाला क्या है, चौड़ाई, और ये देखिए ये ऊंचाई और ये चौड़ाई। और अगर इस दीवार का हम लोग निकालना लगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो अब आपको समझना ये है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ये वाला जो कमरा है, ये वाला जो इसका दीवार का एरिया होगा और ये वाले दीवार का जो एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि कमरा कि आमने सामने वाले दीवार जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो दीवार होगा और इसके सामने वाला ये वाला जो दीवार होगा उसका एरिया बिल्कुल सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इस वाले दीवार का एरिया निकालें, इस वाले दीवार का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई है और यहाँ पर ऊंचाई है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी के जस्ट सामने वाला यानी कि ये वाला जो दीवार है इसका भी उतना ही होगा, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सामने वाला दीवार और इसके पीछे वाला दीवार का हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये वाला दीवार देखिए, ये वाला दीवार और ये वाला दीवार, इसमें क्या क्या है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यानी कि प्लस b गुणे h, और इसके सामने वाला दीवार यानी कि ये वाला जो दीवार है इसका भी इतना ही होगा। तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 दीवार का हो गया। तो हमने चारों दीवार का निकाल लिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आमने सामने वाले दीवार का एरिया बिल्कुल समान होगा। तो हमें क्या दिया गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 दिया गया। इसका मान कितना दिया गया है, 660 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2h दोनों में देखिए कॉमन है तो 2h में कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, L + B बराबर 660। अब देखिए इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 330। h का मान हमें कितना दिया गया है, 11 मीटर, तो h की जगह पर 11 रख देते हैं। इसके साथ ही साथ कहा क्या जा रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि अगर इसकी चौड़ाई को b मान लिया जाए तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2b हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। चौड़ाई अगर b है तो लंबाई 2b हो जाएगा, बराबर 330 यहाँ पर है, तो इससे इसको काट देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 30 बार में जाएगा। अब इसको जोड़िए, 2b + b यानी कि 3b का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, b का मान 10 आ जाएगा। अब b यानी कि चौड़ाई है 10, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चूंकि चौड़ाई का दुगना था तो इसका लंबाई 20 हो जाएगा।
अब हमसे क्या बोला जा रहा है, उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। छत कौन सा होगा, ये वाला ऊपर वाला छत है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। देखिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 10, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, 200 मीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक संख्या दी गई है और कहा जा रहा है कि ये संख्या जो है वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो रिक्त स्थान पर कौन सा पूर्णांक आएगा। देखिए संख्या क्या है, संख्या में दी गई है 604, यहाँ पर कोई अंक होगा और यहाँ पर 6 दिया गया है और ये संख्या 11 से विभाजित है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी दी गई संख्या में विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग अगर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाज्य हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए सम जगह पे कौन कौन से हैं और विषम जगह पर कौन कौन से हैं, तो ये देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, अगर 5 अंक की ये संख्या है तो ये वाला जो है वो विषम है, ये वाला विषम है और ये वाला विषम है और ये सम है। तो मैंने क्या बोला, विषम वाले स्थान पर अंकों का योग, तो विषम वाला कौन कौन सा है 6 + 4 4 और 6 + 4 10 हो गया और 10 + 6 16 हो गया, तो 16 माइनस सम स्थान पर अंकों का योग, तो सम स्थान पर पहला ये है 0 और यहाँ पर मान लेते हैं ये संख्या x है, तो 0 में x जोड़ेंगे तो x ही आएगा, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, और ये संख्या जो है वो क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। अब x का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास 4 विकल्प दिए गए, इन्हीं चारों में से तो कोई एक उत्तर होगा, तो एक बार देख लेते हैं एक एक करके कि कौन सा उत्तर होने की संभावना है। अगर मैं इसका वैल्यू 1 रखूं तो 16 में से 1 जाएगा तो 15 हमारे पास बचता है। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर नहीं है। क्या ये वैल्यू 11 का मल्टीपल है, क्या ये 11 से कट सकता है, नहीं कट सकता, यानी कि इसका मतलब ये हो गया एक इसका विकल्प नहीं हो सकता। इसका विकल्प क्या 3 हो सकता है, एक बार देखते हैं, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आएगा। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। क्या ये वैल्यू 11 से विभाजित हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि 3 भी इसका विकल्प नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए 7 दिया गया है, 16 में से x की वैल्यू अगर 7 रख दें तो 9 हमारे पास आता है। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। क्या ये वैल्यू 11 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिए, यही हमारा सही जवाब है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 16 में से x का वैल्यू 5 रखते हैं तो वैल्यू आएगा 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। लेकिन क्या ये वैल्यू 11 का मल्टीपल है, 11 का गुणज है, 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि यही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। आपके मन में सवाल आएगा, जब प्रश्न आएगा कि ये वैल्यू 11 जो है वो 0 के बराबर नहीं, तो फिर मैं इसको सही क्यों मान रहा हूं। देखिए किसी भी संख्या का 11 से विभाज्य होने का नियम ये कहता है कि या तो 2 कंडीशन है आपके पास, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होना चाहिए। मतलब कि ये जो संख्या दी गई थी इसके विषम स्थान पर अंकों का योग में से सम स्थान पर अंकों के योग को घटा दीजिए और जो वैल्यू आए या तो वो 0 के बराबर हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 11 जो वैल्यू आई वो 0 के बराबर तो नहीं है, ये पहला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये कहता है कि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल है, इस वजह से ये सही हो गया। मतलब कि या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक ही कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी वो 11 से विभाज्य होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछा गया है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास रामानुजन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। इसकी 2 प्रोसेस हो सकते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। या तो जैसे हम लोग यहाँ पर मान करके चलें कि पहली संख्या अगर x है और दूसरी संख्या y है, तो क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या मान लेते हैं x है तो इसका दुगना बोला जा रहा है, 2x जो है वो छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या कितना है 5 है तो y है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5y से 3 ज़्यादा है।
कौन 3 ज़्यादा है? ये वाली संख्या 3 ज़्यादा है, यानी कि अगर इसको बराबर करना है तो इसमें 3 हम लोग को जोड़ दें। इस तरीके से हो सकता है। तो पहला समीकरण इस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा जो कंडीशन दिया गया उसके अनुसार एक दूसरा समीकरण बनाएंगे और दोनों के बाद x और y का वैल्यू निकालेंगे, जिसके बाद छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें पता चल पाएंगी। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से हमें प्रोसेस को नहीं अपनाना होता है। जब हमारे पास विकल्प दिया गया है तो विकल्प के माध्यम से हम उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि देखिए विकल्प क्या दिया गया है, पहला विकल्प मान लेते हैं 43 और दूसरा 8। तो जो कंडीशन दिया गया वो सब में फुलफिल होना चाहिए। जैसे क्या कहा जा रहा है, बड़ी संख्या का दुगना। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली है। बड़ी संख्या का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 86 आ जाएगा। छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या कितनी है? 8 है, इसका 5 गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो क्या ये केवल 3 ही ज़्यादा है? नहीं, ये इससे 46 ज़्यादा है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प देखिए, इसमें इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना करेंगे तो 22 हो जाएगा। छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना 3 ज़्यादा है इस छोटी संख्या के 5 गुने से। तो क्या ये ज़्यादा है इससे? नहीं, कम है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, 17 दिया गया और 1 दिया गया। बड़ी संख्या का दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा, और छोटी संख्या का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो क्या ये इससे केवल 3 ही ज़्यादा है? नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, यही हमारा सही जवाब होगा। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या 14 का दुगना 28 होता है, और छोटी संख्या का 5 गुना, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 होगा। कहा क्या गया? बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या का दुगना ये है और छोटी संख्या का 5 गुना ये है, तो इससे कितना ज़्यादा है? 3 ही तो ज़्यादा है। तो ये कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा? इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि एक घन इस तरीके से है, ठीक है, ये एक घन हो गया, और इस घन की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, और इसको छोटे छोटे घनों में काटना है, और वो छोटे घन का भुजा कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर होगा। हालांकि इसका आयतन दिया गया है, लेकिन घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब होता है, और एक इसका आयतन दिया गया, यानी कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और टोटल यहाँ पर इस बड़े वाले घन का भुजा कितना दिया गया? 5 दिया गया, यानी कि ये 5 पार्ट में इस तरीके से कट जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और ये 5 पार्ट। इसी तरीके से इधर से भी 5 पार्ट में कटेगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसी तरीके से इधर से भी कटेगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और इसी तरीके से इधर से भी कटेगा 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि इस पूरे घन को रंगा गया है, इस पूरे घन को रंगा गया है, और हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कितने घन ऐसे होंगे जिस पर केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। फलक किसे बोलते हैं? किसी भी घन की ये वाला जो एरिया होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक घन है, तो इस घन का ये वाला पूरा जो एरिया है ये एक फलक बोला जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पूरा जो एरिया है वो दूसरा फलक है, इसी तरीके से ये वाला एरिया है वो तीसरा फलक है। तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का चारों दीवार अलग अलग फलक हो गया, एक छत और एक फर्श अलग अलग फलक हो गया। यानी एक घन में अगर वो कमरा अगर हाइट, लंबाई और चौड़ाई बराबर हुई तो वो एक घन बन जाएगा आपका कमरा, और उस घन में टोटल 4 दीवारें और एक छत और एक फर्श मिलाकर के टोटल 6 फलक होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घन होंगे जिसमें केवल एक फलक रंगा होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर में क्यूब में काटा गया है। अब यहाँ पर ये जो कोना बन रहा है इसका, जो आप जिस घर में बैठे हुए, जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का एक कोना देखिएगा, उस एक कोने पर 3 दीवारें जाकर के मिल रही होंगी। एक तो आपका 2 दीवार और एक छत, यानी कि 3 फलक उस कोने पर जाकर के मिल रहे हैं। यानी कि अगर ये वाला घन काटा गया यहाँ से छोटा वाला, तो इसमें कितने फलक रंगे होंगे? एक तो छत वाला जो कट रहा है और 2 दीवार वाले कट करके 3 फलक यहाँ पर रंगे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस कोने वाले
जो छोटे हमारे घन कटेंगे इसको हमें काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पूछा गया केवल एक घन उसका एक फलक रंगा होना चाहिए, जबकि कोने वाले में 3 फलक रंगे हुए निकल करके आएंगे। इसी तरीके से अगर ये वाले छोटे घन को कंसीडर करें, देखिए ये वाला, तो इसमें कितने फलक रंगे होंगे? क्योंकि ये घन चारों तरफ से रंगा हुआ है, तो एक तो ऊपर वाला रंगा हुआ मिलेगा और एक इसके पीछे वाला ये वाला जो पार्ट है वो रंगा हुआ मिलेगा। तो ये भी हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केवल एक ही फलक रंगने की बात हो रही है। तो अब हमें एक ऐसे घन की बात करनी होगी जो कि इस भुजा और इस कोने से अटैच ना हो। तो यानी कौन कौन से होंगे? वो ये वाले होंगे। ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं रब कर देता हूं ताकि चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हों। देखिए, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसी तरीके से एक ये होगा, ये होगा और ये होगा, और नीचे वाले फिर इस वाले भुजा पर आ जाएंगे, तो वो वाले काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हो रहा है कितने पर? एक फलक पर। ये हमने केवल छत पर निकाला। इसी तरीके से 9 यहाँ पर फर्श पर भी होंगे, इसी तरीके से इस पर भी, यानी कि प्रत्येक फलक पर 9 9 होंगे। तो 9 गुणे टोटल फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 9 छक 54। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 54 इसका सही जवाब होगा। आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, कोई अगर फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल, इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। n कैसे निकलेगा? जो बड़े घन की भुजा है और जो छोटे घन की भुजा है। बड़े घन की भुजा मतलब कि जो पहला सबसे बड़ा वाला घन था उसमें से जो छोटा छोटा घन काटना है, तो n का मान जो होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 5 है, डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनता है कि n माइनस टू कहाँ से आया? ध्यान से सुनिएगा, n माइनस टू कहाँ से आया? ये 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितने बन रहे हैं? छोटे घन 5 बन रहे हैं। लेकिन ये वाला घन और ये वाला घन हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कोने पर बन रहा था। तो n-2 करने का मतलब कि ये लास्ट वाला घन और ये लास्ट वाला घन हमने घटा दिया। ठीक है, और इसी तरीके से इधर से भी हम ये वाला घन और ये वाला घन नहीं ले सकते, तो इधर से भी 2 घन हमें घटाना होगा। ठीक है, इधर से भी 2 घन हमें घटाना होगा, तो गुणा करके n-2 फिर से आएगा। ठीक है, n-2 फिर से आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? और ये टोटल 6 फलक में होगा, इसलिए 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6, n का मान कितना है? 5, 5 में से 2 घटाएंगे का होल स्क्वायर गुणे 6, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 छक 54। ऑप्शन नंबर 4 54 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये n-2 मैंने क्यों किया है वो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि कहां से ये फॉर्मूला निकल करके सामने आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 54 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? कहा जा रहा है कि अवरोही क्रम में एक आंकड़ा दिया गया, मान लेते हैं अवरोही क्रम में 10 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, ये अवरोही क्रम में अरेंज किया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पहले और अंतिम, क्या कहा गया है? देखिए ध्यान से, दोनों छोरों से, तो पहला छोर ये हो गया और दूसरा छोर ये हो गया, दोनों तरफ से एक एक अंक को अगर मैं हटा दूं, क्या बोला जा रहा है? चरम प्रेक्षण को। चरम प्रेक्षण का मतलब कि ये चरम पर है और ये चरम पर है, यानी दोनों से एक एक अंक को मैं हटा दूं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? पहला दिया गया है माध्य और मध्यांक। मध्यांक का मतलब कि इस श्रृंखला में जो मध्य का अंक हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक थे। 9 में से अगर हम लोग देखें कौन सा मध्य का अंक है, तो 4 इधर से और 4 इधर से, इधर से 4 इधर से 4, ये वाला मध्य का अंक है। ठीक है, अब अगर दोनों अंक साइड से हम लोग निकाल दें तो अब 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। तो 7 में से देखते हैं मध्य का अंक कौन सा आएगा, तो 3 इधर से और 3 इधर से हटा दें तो ये अभी भी मध्य का अंक आ रहा है, यानी मध्यांक जो है वो इसका नहीं बदलता है।
मध्यांक इसका नहीं बदलता है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया कौन सा प्रभावित होगा, ये तो मध्यांक हमारा प्रभावित ही नहीं हो रहा है। माध्य बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। माध्य का मतलब कि इन सब को जोड़ करके और नंबर ऑफ जितने भी प्रेक्षण हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो वो उसका माध्य आएगा, यानी जिसे आप एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो ये तो प्रभावित होगा, लेकिन ये प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों लिखा गया और लिखा गया है, तो इस वजह से ये दोनों प्रभावित होते तब जाकर के हमारा उत्तर होता। क्योंकि मध्यांक इसका प्रभावित नहीं हो रहा है इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, माध्य तो हमारा प्रभावित हो जाएगा, मध्यांक हमारा प्रभावित नहीं होगा। और बात की गई है बहुलक की, बात की गई है बहुलक की, तो एक बार बहुलक को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। बहुलक क्या होता है? किसी भी प्रेक्षण में जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है वहीं उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 2 बार आया हुआ है, 5 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई बहुलक प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ये मान करके चलें कि अगर एक को मैं ऐसे लिख देता, एक एक फिर एक लिख देता, और उस कंडीशन में एक 3 बार आ गया, और अगर एक इधर से कटता और 10 इधर से कटता तो उस कंडीशन में क्या होता? एक जो इसका बहुलक था वो अब 2 केवल रह जाता, और 2 यहाँ पर 5 भी था और 7 भी था, तो बहुलक इसका प्रभावित हो जाता अगर दोनों तरफ से मैं काट देता तो निश्चित तौर पर बहुलक इसका प्रभावित होता है, बहुलक इसका प्रभावित होता है और मध्यांक प्रभावित होता है। माफ़ कीजिएगा, मध्यांक प्रभावित नहीं होता है, बहुलक प्रभावित होता है और इसका माध्य प्रभावित होता है, यानी एवरेज वैल्यू प्रभावित होता है। तो बहुलक प्रभावित होगा और माध्य होगा, लेकिन मध्यांक नहीं होगा, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, बहुलक तो प्रभावित होगा और साथ ही साथ इसका जो मध्यांक है वो प्रभावित नहीं हो रहा है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुलक दोनों प्रभावित होना चाहिए, मध्यांक यहाँ पर प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके बाद से माध्य की बात करें, माध्य बिल्कुल प्रभावित होगा। माध्य का मतलब कि सबको जोड़ करके नंबर ऑफ प्रेक्षण से डिवाइड करना, तो माध्य तो प्रभावित होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो एवरेज वैल्यू तो प्रभावित होगी, ठीक है, क्योंकि ये अंक कुछ भी हो सकता है, केवल अवरोही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। और बहुलक भी प्रभावित होगा, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा प्रभावित होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 माध्य और बहुलक इसका प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या के प्रत्येक अंक या तो 3 है या तो 4 है। देखिए या तो 3 है या तो 4 है, ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि यह संख्या जो है वो 3 से भी और 4 से भी दोनों से विभाजित हो जाती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि तीनों इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और जो वैल्यू जोड़ने के बाद आएगी अगर वो 3 से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब कि वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तीनों को जोड़ दें अगर तो कितना आएगा? तीनों को जोड़ने पर 9 आएगा, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। ये तो 3 से विभाजित हो गया। 4 से विभाजित भी होने के लिए कंडीशन है, तो 4 से विभाजित होने का शर्त ये होता है कि दी गई संख्या में लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से अगर विभाजित हो जाए तो आपका 4 से विभाजित होगा। लेकिन 33 जो लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं, देखिए इस संख्या 333 में लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 33 है, तो 33 क्या 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। जबकि क्या बोला गया? 3 और 4 दोनों से विभाजित होता है, तो ये वाला विकल्प हो ही नहीं सकता। तीसरा विकल्प देखिए 44 दिया गया है, 44 क्या 3 से विभाजित होगा? 4 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आएगा। 8 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसकी बात कर लेते हैं 444। अब चूंकि यही एकमात्र विकल्प बचा है तो यही हमारा सही जवाब होगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 4 + 4 + 4 12 हो गया। 12 जो है वो 3 से विभाजित है, यानी 3 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। 4 से विभाजित होने के लिए इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यानी 44 को देखना होगा कि क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है? बिल्कुल विभाजित हो रहा है, इसलिए ये 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 444 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुभुज में जो अंतःकोणों का योग होता है वो n-2 गुणे 180 अंश के बराबर होता है, जहां पर n जो है उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। जैसे यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 5। पंचभुज की बात की जा रही है, यानी इसकी 5 भुजा होगी, तो n की जगह पर 5 रख दीजिए, -2 और गुणे 180, ये आएगा 3 गुणे 180
18 तियाँ 54 होता है, यानी कि 540 अंश इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक खंभा है और ये यहाँ पर मान लेते हैं कीचड़ है, ठीक है, ये पूरा कीचड़ है। तो ये पूरे खंभे की लंबाई अगर x है तो इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो कीचड़ में धंसा हुआ है और ये टोटल खंभे का कितना है 4/7 भाग, तो 4/7 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/7 x हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग ऊपर खींचा जाता है। अब ये जो खंभा इतना धंसा हुआ था, एक बार मैं आपको कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्या कहा जा रहा है कि ये वाला जो इतना खंभा धंसा हुआ था, इसमें से 1/3 भाग को ऊपर खींचा जाता है। इसमें से 1/3 भाग को केवल ऊपर खींचा गया है। ध्यान से समझिएगा, ये जितना पार्ट है इसमें से केवल 1/3 भाग को ऊपर खींचा गया है। तो ये मान लेते हैं टोटल अगर एक पार्ट है तो 1/3 भाग जब ऊपर खींचा गया तो नीचे अभी कितना धंसा होगा 2/3 होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। देखिए, ये वाले में से 4/7 x में से 1/3 भाग को ऊपर खींचा गया, यानी कि इतने का 2/3 भाग अभी भी नीचे कीचड़ में धंसा हुआ है और उसका मान हमें 8 मीटर दिया गया है। यानी कि क्या दिया गया है 4/7 x का 2/3 मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि टोटल जो पार्ट है ये वाले को अगर हम लोग एक टोटल पार्ट में मान लें तो इसका केवल 1/3 भाग ऊपर खींचा गया है, 1/3। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 3 में से एक जाएगा 2/3 आता है। तो यही में 2/3, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि अभी भी कीचड़ में कितना भाग धंसा हुआ है, तो ये इतना ऊपर खींचा गया है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है कितना अभी धंसा हुआ है। तो 2/3 अभी भी धंसा हुआ है और कितने का 2/3, तो जितना पहले धंसा हुआ था उसका 2/3, तो जितना पहले धंसा हुआ था उसका 2/3 अभी भी धंसा हुआ है और इसका मान हमें कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खंभे की पूरी लंबाई बताइए। खंभे की पूरी लंबाई क्या है x है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए 4 दूनी 8, इससे ये कट जाएगा और ये 7 × 3 ये तिर्यक गुणा होकर के यहाँ आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी कि प्रश्न जितना आपको देखने में कठिन लग रहा है, प्रश्न में कुछ दम ही नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 21 मीटर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप मुझे ये सूचित कर सकते हैं आपके माध्यम से इस वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर अब तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए और बी मिल करके उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को बी और सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, यानी कि बी और सी मिलकर के उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो सी और ए मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी हमें यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है, इन सब का अगर हम लोग एलसीएम निकाल दें तो हमें टोटल कितना काम है वो पता चल जाएगा। तो इन सब का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 20 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अब मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर देना तो 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 12 25 60। देखिए एलसीएम इसका 60 आ गया। ठीक है, अब जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, वही टोटल वर्क होता है। यानी कि ए और बी मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, अगर ए और बी के एक दिन का काम निकालना चाहें तो वो कितना होगा, एक दिन का काम। इस टोटल काम में टोटल लगने वाले दिन से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो एक दिन का काम पता चल जाएगा। यानी 60 में 12 से डिवाइड कर दें तो ए और बी मिल करके एक दिन में जो काम खत्म करेंगे वो 5 यूनिट खत्म करेंगे। बी और सी मिल करके कितना करेंगे, तो 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी बी और सी मिल करके उस टोटल काम का 4 यूनिट खत्म करते हैं एक दिन में। सी और ए उसी टोटल काम
को 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में ये 3 यूनिट काम को करते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? तो इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा ए प्लस बी, फिर दूसरा जो है बी प्लस सी, फिर जो है सी प्लस ए। इन सबको जोड़ देते हैं और इन सब के एक एक दिन का काम भी जोड़ देते हैं। तो एक एक दिन का काम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 4 + 3, यानी कि 5 4 9 और 3 12 आ जाएगा। यानी कि तीनों को जोड़ने के बाद से ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए, ए 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार आया हुआ है, सी 2 बार आया हुआ है। यानी हम लोग अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 12। और 2 से इसको काट दे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट काम को करते हैं। तीनों मिलकर के 6 यूनिट काम को करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इस वाले समीकरण को अगर हम लोग घटा दें तो यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ तो बी और सी यहाँ से घट करके कट जाएगा और 6 में से ये जो 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि ए अकेले उस टोटल काम का एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म करता है। ध्यान से सुनिएगा, ए जो है उस टोटल काम का एक दिन में 2 यूनिट काम को खत्म करता है। टोटल काम 60 है तो कितना दिन लगेगा? तो 60 यानी टोटल काम में से एक दिन में कितना किया जा रहा है? वो 2 काम किया जा रहा है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? इससे डिवाइड करके 30 दिन लगेगा। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 30 दिन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुएं क्रमशः D, E और F हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए, एक ट्रायंगल दिया गया है और इसमें D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, E जो है वो AC का मध्य बिंदु है और F जो है वो AB का मध्य बिंदु है। और इन तीनों मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया है तो एक नया त्रिभुज बन गया है। ABC के अंदर एक नया त्रिभुज बन गया, त्रिभुज DEF। तो हमसे इसके बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली बिंदु को आपस में मिला करके कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो जो नई त्रिभुज बनती है, जो DEF बनेगा, DEF का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले त्रिभुज, यानी कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है इसका 1/4 होता है। यानी बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई क्षेत्रफल होता है छोटे वाला त्रिभुज, यानी कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यही विकल्प हमें ढूंढना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है, यदि 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 दिया गया है। मान लेते हैं कि वो संख्याएं x और y हैं, तो इनका अंतर यानी x - y = 5 दिया गया है और इनका गुणनफल यानी x y का मान 36 दिया गया है। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू y है तो इसका व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो अब या तो हम लोग इसको 2 समीकरण मान करके x का मान अलग निकालें, y का मान अलग निकालें और उसके बाद से इसका व्युत्क्रम करें और फिर डिफरेंस निकालें। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से हमें नहीं करना होता है। सीधे हम क्या करते हैं, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/xy माइनस का y/xy और ये 5/36 एज इट इज रहेगा। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। क्या आ गया हमारा मान? 1/y माइनस 1/x बराबर 5/36। अब 1/y क्या है? एक संख्या का व्युत्क्रम। 1/x क्या है? दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। यही तो हमसे पूछा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, और बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर हम लोग निकाल चुके हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/36, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। 5/36 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरीके से और महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 दिया गया है। मान लेते हैं कि वो संख्या x y है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए 23 है, तो उसमें से दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, इस तरीके से। तो कहा जा रहा है कि उनके
दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी कि x गुणे y का मान हमें कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी कहा क्या जा रहा है कि उस संख्या, यानी कि हमने संख्या क्या मानी है, एक्स वाई, अगर हम लोग संख्या मान रहे हैं एक्स वाई, तो कहा क्या जा रहा है कि उस संख्या में 9 जोड़ने पर, यानी कि एक्स वाई में 9 जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यानी कि अब इसका मान क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो समीकरण हो चुके हैं इस तरीके से, और इसको सॉल्व करके आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली में ऐसे होता है, देखिए वाई एक्स और एक्स वाई दोनों तो आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन इसका मान एक्चुअली ऐसे होता है, दहाई वाले स्थान पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और इकाई वाले में 1 से, और इस तरीके से जोड़ करके हम लोग संख्या निकालते हैं, और प्लस 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 10y प्लस एक्स। एक्चुअली में ऐसे होगा, उसके बाद आपको समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो ये काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। जब हमारे पास विकल्प दिए गए हैं तो हम इस प्रोसेस तक हमें जाना ही नहीं है, सीधे जो कंडीशन दिया गया उस इन चारों विकल्प पर हम लोग सेटिस्फाई करा कर देखते हैं, जो सेटिस्फाई कर लेगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। कहा क्या जा रहा है, दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 दिया गया है। देखिए दो दो अंक वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए किसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, यानी कि ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसमें 6 आ रहा है क्या, 3 5 15, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसमें 6 आ रहा है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसमें 12 आ रहा है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तो दो विकल्प तो हमारे ऐसे ही कट गए। अब हमारे पास दो विकल्प बचे हुए हैं। अब दूसरा कंडीशन देखिए, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, ये देखिए इस संख्या में, ये संख्या कितनी है, 16 है, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। कहा जा रहा है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के स्थानों के अंक बदल जाते हैं। क्या इनका स्थान बदल चुका है, नहीं, इनका स्थान कब बदलता, अगर ये संख्या 61 होती तो एक जो है वो इकाई के स्थान पर और 6 दहाई के स्थान पर इस तरीके से बदल गया, आपस में परस्पर बदल गया। लेकिन इनमें 9 जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो 25 आ रही है, जो कि इकाई और दहाई के अंक आपस में नहीं बदलते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और ये दोनों तो हमारे पहले ही कट चुके हैं। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा और आंख बंद करके यही सही उत्तर होगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। कहा किया जा रहा है कि दोनों के अंकों का गुणनफल 6 होगा, 2 तिहाई 6 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि उस संख्या में 9 जोड़ने पर, 23 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 32 आता है। कितना आता है, 32 आता है। अब देखिए जो इकाई का अंक था वो बदल करके दहाई पर आ गया, और दहाई का जो अंक था वो बदल करके अब इकाई के स्थान पर आ गया। वहीं तो हमसे कहा जा रहा है 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी इकाई का दहाई और दहाई का इकाई में हो जाता है। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 23 होगी। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, अब तक जितने भी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर हुए उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।